नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स फॉर इंटरव्यू, यानी कि आप कह सकते हो कि हाउ टू डू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दोस्तों, एक जनरल टॉपिक है, एक कॉमन टॉपिक है ये। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत होती है और काफ़ी लोग जो है इसमें एक्सपर्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 महीने में मैं 8 से 10 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जुलाई और अगस्त में। तो मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यही है कि इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हो। तो दोस्तों, मैं बता दूँ उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कि पहला है सैलरी पैकेज। दोस्तों, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने सैलरी डिमांड की 30,000 और आपके दूसरे साथी ने, जो आपके साथ और इंटरव्यू देने जा रहा है, क्योंकि आप अकेले तो जाते नहीं हो, और भी जाते हैं, तो उनमें से किसी ने सैलरी डिमांड करी 22,000। तो भैया सेम काम करना है तो कंपनी क्यों 30,000 के बंदे को रखेगी, जबकि सेम काम करने के लिए एक बंदा अवेलेबल है 22,000 के लिए। तो यहाँ पर एक आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है। दूसरा है नोटिस पीरियड। मान लीजिए सैलरी पैकेज भी सेम है दोनों का। आप कह रहे हो कि सर मुझे 35 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कंपनी में। दूसरा बंदा कह रहा है सर मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता हूँ। तो भैया यहाँ पर मैं बता दूँ, कंपनी को रिक्वायरमेंट है बंदों की। कंपनी 35 दिन का वेट क्यों करेगी? कंपनी तो चाहेगी ना मुझे इमीडिएटली बंदा मिले। तो यहाँ पर भी एक आपका नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। हालांकि नोटिस पीरियड का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन 4 या 5% ही इम्पैक्ट करता है नोटिस पीरियड। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है भैया अप्रोच। जिसको हम बोलते हैं जैक। इतना खतरनाक है ये, अगर गाड़ी के नीचे भी लगता है तो गाड़ी को भी ऊपर उठा देता है। ठीक है। मान लीजिए आपने अपना इंटरव्यू का 100% दिया और दूसरे बंदे ने 60% दिया, लेकिन जिस बंदे ने 60% दिया उसका जैक है वहाँ पे, कोई जानकार है वहाँ पे, तो भैया आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। 60% वाले का ही सिलेक्शन होना है यहाँ पे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे हम सोचते हैं कि यार हमारा इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया लेकिन हुआ नहीं सिलेक्शन। तो इन तीनों फैक्टर्स में से कुछ ना कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब करते हैं मेन टॉपिक पे डिस्कस। तो दोस्तों, मैं बता दूं इंटरव्यू को मैंने 3 फेज में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला फेज है बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स आपको पता है कि हैंडशेक कैसे करना है, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर करना है, ज़्यादा फैशनेबल बन के नहीं जाना है। तो दोस्तों, बेसिक चीज़ों को मैं इन 3 फेजेस में इंक्लूड नहीं करूँगा। उसके लिए अलग से 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये वही करता है इंट्रोडक्शन आपका। अगर आपने इंट्रोडक्शन ही खराब दिया अपना, तो भैया आप भूल जाओ कि सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दो, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि आपके 10% चांस इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो सीखो, लेकिन इंग्लिश में ही दो। बहुत से लोग ऐसे तो होते हैं जो इंग्लिश में ही बोलते हैं वहाँ पे, तो आपके पॉइंट जो है वो एक कम हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद योर जॉब प्रोफाइल। यहाँ पर आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जिसको आपका आंसर देना होता है। और तीसरा फेज है दोस्तों, और लास्ट फेज है एंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जिसमें एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में डिस्कस होता है। ठीक है। तो चलिए इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला है इंट्रोडक्शन। काफ़ी लोग जो है इंट्रोडक्शन में ही रह जाते हैं, अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाते हैं, लेकिन काफ़ी हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कर जाते हैं क्लियर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एंट्री इन केबिन। आप केबिन में एंट्री करते हो। ठीक है। सबसे पहले आपका, मान लीजिए आपको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, तो आप केबिन में एंट्री करते हो। वहाँ पर आप 2 या 3 मेंबर्स बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने वाले। ठीक है। तो उनको सबसे पहले एंट्री करते ही आपको बोलना है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर्स अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग बोलना है। अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, सुबह है तो गुड मॉर्निंग। अगर आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि सुबह है या दोपहर है, तो कोई बात नहीं, आप नमस्ते बोल सकते हो, सर नमस्ते। लेकिन जो ये गुड मॉर्निंग और नमस्ते बोलने का जो तरीका है, ये कैसे बोलना है आपको, थोड़ा सा रुक के, ऐसे नहीं, ऐसे चलते चलते नहीं बोलना है। कैबिन में एंट्री किया और चलते चलते आप नमस्ते गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कैबिन में एंट्री किया, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप रुके और आपको हाथ जोड़ के थोड़ा सा सर को झुका के तब बोलना है सर नमस्ते टू या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। क्योंकि भैया आज का टाइम ऐसा है ना, हर कोई नया देखना चाहता है। गर्लफ्रेंड को भी प्रपोज करते हो
तो वो भी चाहती है कि नई तरीके से प्रपोज करे, है ना। तो भैया मैं बता दूं, यहाँ पर हर कोई आज का टाइम में हर कोई नई चीज़ देखना चाहता है। गुड मॉर्निंग तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ नया करो, ठीक। उसके बाद कई बार क्या होता है, आपको जज किया जाता है। आपके माइंड में सेट होता है ना कि जब तक सामने वाला सीट पे बैठने के लिए ना बोले तब तक बैठना नहीं है, तो वो माइंड से निकाल दो। आपको अगर 10 सेकंड से ज़्यादा हो जाते हैं खड़े खड़े, तो आप पूछ सकते हो, मे आई हैव सीट सर प्लीज़। यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं करना, कैन आई हैव सीट सर प्लीज़। कैन का प्रयोग यहाँ पर ग्रामेटिकली गलत है। मे का प्रयोग यहाँ पर सही है, क्योंकि मे का जो प्रयोग है हम विनम्रता को दर्शाने के लिए करते हैं। उसके बाद आपको मना नहीं करेगा बैठने के लिए, सीट ऑफर करेगा। उसके बाद सीट पे बैठते ही आपको फिर से बोलना है हाथ जोड़ के, थैंक यू सर, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम होता है सामने वाले के हाथ में आपका। अब वो एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है। ओके मिस्टर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, या पूछेगा ओके मिस्टर सुमित, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम सुमित है इसलिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। वो आपका नाम बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है इन तीनों में से। या बोलेगा ओके मिस्टर सुमित, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन एंड करियर, ठीक है। वो आपको जज करने के लिए, आपको घुमाने के लिए इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि भैया इंटरव्यू वाले को पता होता है कि बंदा आएगा, इंटरव्यू देगा, रटा रटाया बोल के आएगा, ठीक है। तो जज करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद इन तीनों में से चाहे वो कोई भी क्वेश्चन करे, सबसे पहले आपको बोलना है थैंक यू वेरी मच सर टू ऑल ऑफ यू, या सिंगल सर है, कोई सिंगल मेंबर बैठा है तो थैंक यू वेरी मच सर। अगर 2 या 3 मेंबर बैठे हैं तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू सर्स। घबराना नहीं है, बिल्कुल टाइट होके या बिल्कुल तन के नहीं बैठना है, थोड़ा रिलैक्स होके बैठना है, और फेस पे स्माइल रखनी है, ठीक है। कई बार बंदे होते हैं ना जो घबरा जाते हैं और तन के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच बोलने के बाद आपको बोलना है सर इट्स माई प्रिविलेज दैट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू इन फ्रंट ऑफ यू। इसका मतलब ये है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना परिचय आपके सामने दे रहा हूँ। ये बात बोलने से भैया हमने सामने वाले को बड़े बाप का बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर सामने वाला आपसे पहला क्वेश्चन करता है ओके मिस्टर टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो आपको बोलना है सर माई नेम इज सुमित, करंटली आई लिव इन दिल्ली विद माई फैमिली। यहाँ से शुरुआत करनी है। अगर सामने वाला ये क्वेश्चन करता है ओके मिस्टर सुमित टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं बोलना है। वो आपको जज कर रहा है, ऑलरेडी वो आपका नाम बोल के कह रहा है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपना नाम नहीं बोलना है। यहाँ से आपको बोलना है करंटली आई लिव इन दिल्ली, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। अगर फिर भी आप बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो सर एज यू नो माई नेम इज सुमित, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक बोलने के बाद माई फैमिली तक, उसके बाद आपको बोलना है सर रिगार्डिंग माई फैमिली, सर वी आर 4 मेंबर्स इन अवर फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई यंगर ब्रदर एंड मी। सर माई फादर इज इन प्राइवेट जॉब, माई मदर इज ए गुड हाउस वाइफ लेडी, एंड सर माई यंगर ब्रदर इज स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर या बीटेक फाइनल ईयर, जो भी है। ये दोस्तों मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप एज इट इज़ मेरा वाला मत चेप देना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते रहना है, ठीक है। आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके फैमिली मेम्बर। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपको बोलना है सर आई एम मैरिड, माई वाइफ इज परसुइंग बीएससी सेकेंड ईयर। उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको ये लाइन नहीं बोलनी है, ये 2 लाइन आपको बोलना है सर रिगार्डिंग माई फैमिली, सर आई एम मैरिड एंड माई वाइफ इज परसुइंग बीएससी सेकेंड ईयर। उसके बाद आपको ये लाइन बोलने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है सर माई फादर इज इन प्राइवेट जॉब, माई मदर इज ए गुड हाउस वाइफ, एंड सर माई यंगर ब्रदर इज द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। यहाँ पे भैया आपका फैमिली इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। उसके बाद आपको बोलना है सर रिगार्डिंग माई एजुकेशन एंड माई करियर। अब अगर सामने वाला आपसे ये क्वेश्चन करता है, कई बार कर लेता है, ओके मिस्टर सुमित टेल अस अबाउट योर एजुकेशन एंड करियर, तब आपको यहाँ से शुरुआत करना है सर रिगार्डिंग माई एजुकेशन एंड माई करियर। तो चलिए अब एजुकेशन और करियर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोलना है सर रिगार्डिंग माई एजुकेशन एंड माई करियर। आपको यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बोलना है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोलना है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आप एजुकेशन के बारे में बताओ अपने आप में, तो लास्ट की 2 क्वालिफिकेशन आपको बताना जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो पहले आप डिप्लोमा के बारे में बताओगे, उसके बाद बीटेक में के बारे में बताओगे। अगर आपने 12th प्लस डिप्लोमा किया है तो पहले 12th के बारे में बताओगे, उसके बाद डिप्लोमा के बारे में बताओगे। जैसे कि सर आई हैव डन 12th स्टैंडर्ड इन 2010 विद 70% मार्क्स। अगर मार्क्स अच्छे आए हैं तो ही बताना, अदरवाइज नहीं बताने की जरूरत है तो कोई बात नहीं, चलेगा। एंड देयर आफ्टर आई हैव डन डिप्लोमा विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2015 विद 70% मार्क्स या 75% मार्क्स। उसके बाद
यहाँ पे आपको एजुकेशन पूरी हो गई है, आपने लास्ट की 2 क्वालिफिकेशन बता दी है। उसके बाद आपको बताना है सर आफ्टर कंप्लीट माय डिप्लोमा या बीटेक आई गॉट ए गुड अपॉर्चुनिटी इन हीरो मोटरकॉर्प या एचडीएफसी बैंक। जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ के बारे में बताना है। एज ए जूनियर इंजीनियर या जूनियर एग्जीक्यूटिव इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या लैब में काम करे तो लैब में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करे तो अकाउंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपको बोलना है सर आई एम वर्किंग देयर सिंस अगस्त 2016। सर देयर इज़ माई फर्स्ट कंपनी, सो आई हैव लर्न मैनी मोर थिंग्स देयर। क्योंकि भैया पहली कंपनी है तो इंटरव्यू वाले को पता होगा कि भाई बंदे ने क्या क्या सीखा है वहाँ पे, तो आपको ये लाइन बोल देनी है सो आई हैव लर्न मैनी मोर थिंग्स देयर। आई लर्न देयर सीएनसी प्रोग्रामिंग, जो भी आपने सीखा है प्रोग्रामिंग, एडिटिंग प्रोग्रामिंग, इंस्पेक्शन वगैरह, ठीक है, तो वो ही आपको बताना है। एंड मैनी मोर, वो यानी कि और भी बहुत कुछ मैंने सीखे हैं वहाँ पे। अगर आपको टाइम ज़्यादा हो गया और आपको 3-4 साल बाद प्रमोट कर दिया है तो आपको बोलना है सर आफ्टर 3 ईयर्स आई वॉज प्रमोटेड एज ए सीनियर एजुकेटिव। इससे सामने वाले को लगेगा कि हाँ बंदे ने काम किया है और बंदे को प्रमोशन भी मिला है वहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है यहाँ पे। सर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर टू मेक सीएनसी प्रोग्रामिंग, टू गिव ट्रेनिंग ऑपरेटर्स जूनियर्स, टू असिस्ट इन कस्टमर ऑडिट। आप जब भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताओगे तो जितना असिस्ट के वर्ड का इस्तेमाल करोगे, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, जितना असिस्ट के वर्ड का इस्तेमाल करोगे उतना बेटर है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे तो धीरे धीरे आप हिंदी में भी बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से हिंदी में मत उतर जाना, क्योंकि आप स्टार्टिंग से तो इंग्लिश में बोलते आए हो, अब आप एकदम से हिंदी में आ जाओगे तो ठीक नहीं है। आपको धीरे धीरे उतरना है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपको कोई अगर अचीवमेंट है तो आपको बोलना है सर रिसेंटली आवर टीम हैज़ अचीव जीरो डिफेक्ट अवार्ड, या बेस्ट काइजन अवार्ड, या बेस्ट सेल अवार्ड, जो भी आपको बोलना है, या बेस्ट कॉस्ट सेविंग अवार्ड, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। अगर आप रिसेंटली का वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको डेट नहीं बतानी है, डेट बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई पास्ट में कोई अचीवमेंट किया है तब आप डेट बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक बोलने के बाद आप बोल सकते हो सर आई थिंक इट्स इनफ अबाउट मी। और इंट्रोडक्शन देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट होके नहीं बैठना है, थोड़ा रिलैक्स होके, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और जब भी आप पूरे इंटरव्यू के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, जब पूरे इंटरव्यू के दौरान शुरू स्टार्टिंग से और एंड पॉइंट तक आपको हर पर्सन से, हर मेंबर से आई कांटेक्ट करना है बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद योर जॉब प्रोफाइल। तो भैया ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है अपने जॉब के बारे में, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं। हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वहाँ पर चुपचाप एकदम बुत बन के नहीं बैठे रहना है। अगर नहीं पता है तो आप बोल सकते हो सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और सामने वाला का भी टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आता है एंड पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, जिसमें आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको रियली में जॉब चेंज करनी है, सच में जॉब चेंज करनी है, आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, तो आप बोल सकते हो सर मनी डज नॉट मैटर। यहाँ पर मनी बात करना, सैलरी की बात मत करना। सैलरी मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि सामने वालों को फिर बोलेगा कि भैया सैलरी डज नॉट मैटर, बिना सैलरी काम कर लोगे। तो बोलना सर मनी डज नॉट मैटर, इट्स चैलेंजिंग पोजीशन फॉर मी, सो आई वांट टू वर्क हेयर विद यू या विद सीनियर्स, सो वट एवर एज योर कंपनी नॉर्म्स आई विल बी एक्सेप्ट इट। ये लाइन आपको एज इट इज चेप देनी है। अगर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है जॉब चेंज करने में, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पर हैप्पी हो, खुश हो, तो भैया आप अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड सैलरी डायरेक्टली बोल सकते हो, जो भी मांगनी है। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है नहीं नहीं फिर भी ये बताइए कि आप कितनी सैलरी लेंगे, तो आप बोल सकते हो सर टू बी फ्रैंक आई एक्सपेक्ट 15% टू 20% हाइक। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप परसेंटेज में अपनी सैलरी बताओ, करंट सीटीसी से 15% टू 20% हाइक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, या वाई डू यू चेंज विद योर जॉब, या पूछ सकता है आपसे वाई डू यू वांट टू वर्क विद आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के साथ काम करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो भैया मैं बता दूं, जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ इन फ्यूचर में, तो उस कंपनी के बारे में आपसे रिकमेंड करता हूं कि इंटरनेट पे सर्च मार के जरूर जाओ कि कंपनी क्या प्रोवाइड बनाती है, क्या सर्विस है कंपनी की, कौन कौन से कस्टमर हैं, टर्नओवर कितना है, ठीक है। तो ये सब आप पहले से ही सर्च करके जाना है आपको। और उसके बाद आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको बोलना है सर आई सर्च्ड ऑन इंटरनेट अबाउट योर कंपनी, यू हैव अ गुड कस्टमर एंड योर टर्नओवर ऑफ योर कंपनी इज सो हाई, सो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न न्यू थिंग्स।
ये लाइन आपको एज इट इज चेप देनी है वहाँ पे। उसके बाद आप बोल सकते हो सर टू बी ऑनेस्टली आई वांट माय पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। अगर आप चाहो तो बोल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट तो अब है, उसके बाद आपको इंटरव्यू वाला बोलता है ओके मिस्टर सुमित थैंक यू सो मच यू मे गो नाउ। अगर यहाँ पे आपको इंटरव्यू वाला जाने के लिए बोलता है, ठीक है, तो आपको बोलना है थैंक यू सो मच सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज। कैन का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है सर आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो इंटरव्यू वाला मना नहीं करेगा सामने वाला, तो आपको बोलना है सर एनी इम्प्रूवमेंट पॉइंट फॉर मी, सर प्लीज टेल मी इफ एनी, आई विल इम्प्रूव। ये रामबाण उपाय है। अगर आपका इंटरव्यू में कहीं भी अगर आपका 1% या 2% कुछ नेगेटिव भी रहा होगा तो ये उसको पूरा कर देगा, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि हाँ बंदा कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट जानना चाह रहा है अपने बारे में, कुछ सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो जब भी वो अगर वो बताते हैं तो उन्हीं के सामने अपनी डायरी में नोट कर लेना है। आपको इंटरव्यू के टाइम में डायरी साथ लेके जानी है अपनी, और वहीं पे उन्हीं के सामने नोट करना है, राइट डाउन इन योर डायरी जो भी वो इम्प्रूवमेंट पॉइंट बताएं। तो अगर नहीं बताएं तो अच्छा है, मैंने कई बार देखा है इसको, ये सेंटेंस बहुत से कम लोग बोल पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया हो और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट आपका, दोस्तों वीडियो हमारा।